नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सर इसका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 10 करेंगे यहाँ पर। ये आखिरी टेस्ट होगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। एडमिट कार्ड्स आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम की तरफ से। आपके पेपर के लिए काफ़ी सारी हमने मेहनत की है, आपने हमारे साथ मेहनत की है। अब यहाँ पर आपको परिणाम देना है अपनी परीक्षा में। चलिए शुरुआत करते हैं इस आखिरी टेस्ट की। सैयद वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने इतने से इतने तक शासन किया, आपको बताना है। और कुल मिलाकर हमसे ये पूछ रहे हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान। खिज्र खान ने जो उपाधि दी थी वो हमसे पेपर में कई बार पूछते हैं। खिज्र खान की उपाधि थी रैयत आला। ठीक है, ये मतलब ऐसा सुल्तान था सैयद वंश का जिसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा, वो अपने आप को रैयत आला कहता था। सन 1589 से लेकर अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखने में 13 साल लगाए। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, आपको बताना है। तो अकबरनामा के 3 भाग हैं। ठीक, पहले में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में है, उसके पूर्वजों के बारे में, फिर जो है अकबर के बारे में है, और फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अकबरनामा 3 बुक्स में डिवाइडेड है और लेखक का नाम यहाँ पर आपको बता दिया गया, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अंग्रेजों के साथ अलग अलग शासकों ने अलग अलग संधियां की थी। तो भोसले ने 1803 में देवगांव की संधि की थी, ये सही है। ठीक, उसके बाद है कि होलकर लें, होलकर जो कुल मिलाकर क्लैन था, उसने ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन किया था 1805 में। और सिंधिया थे, इन्होंने 1803 में सुराजी अंजन गांव की संधि यहाँ पर की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य क्या था कि अगर आपसे पूछ लें सुराजी अंजन गांव की संधि में कौन कौन शामिल था अंग्रेजों के साथ, तो सिंधिया। और राजघाट की संधि में कौन शामिल था अंग्रेजों के साथ, तो होलकर। और फिर देवगांव की संधि किसके किसके बीच हुई थी, भोंसले के बीच। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से प्लासी के युद्ध के कारण थे। प्लासी के युद्ध के कारणों में पहला है कि नवाब ने जो विशेषाधिकार दिए थे बड़े पैमानों पर, ब्रिटिशर्स द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाना शुरू हो गया था। ठीक, उसके बाद टैक्स देना बंद कर दिया था। अलग अलग तरीके से ब्रिटिश अपनी मनमानी करने लगे थे। कलकत्ता में फोर्ट की घेराबंदी करना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और नवाब का जो दुश्मन था कृष्णदास, उसको शरण देने का भी काम किया था अंग्रेजों ने। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये सब कारण थे बैटल ऑफ प्लासी के। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 कारण थे बैटल ऑफ प्लासी के। उसके बाद आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, बिल्कुल सही। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है पूरा स्टेटमेंट। ठीक, स्थापना यहाँ पर लिखा हुआ है पुणे में हुई थी, जो कि गलत है। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, बॉम्बे में। तो ये वाला हो गया रॉन्ग। उसके बाद है कि आर्य समाज ने लगातार अनटचबिलिटी के खिलाफ काम किया और जो है जाति भेदभाव को कम करने की दिशा में काम किया। तो ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आपका ओनली 2 यानी कि बी। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल संबंधित नहीं है। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कैनिंग के समय हुई थी। काउंसिल एक्ट 1861 कैनिंग के समय आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन कैनिंग के समय में हुआ। लेकिन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, टेलीग्राफ लाइन्स हो गई, आपकी रेलवेज हो गया, ये सब काम कब के हैं, ये हैं डलहौजी के, डलहौजी के टाइम के हैं, लॉर्ड डलहौजी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे। तो भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना, सही। उसके बाद है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सही। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से कौन फेमस है। तो जहाँ ग्वालियर टैंक में ये अगस्त क्रांति मैदान है, जहाँ से अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड पार्क वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जान दी थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय सेना या फिर आज़ाद हिंद फौज इसको बोल सकते हैं, आई ने मुख्यालय को रंगून से बर्मा कब स्थानांतरित किया गया था। तो रंगून से बर्मा स्थानांतरित किया गया था ये जनवरी 1944 में। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में नेताजी की उपाधि अर्जित की थी, ये सही है। लेकिन 1943 में नहीं की थी, 1944 में की थी। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाकी सब सही है, लेकिन ईयर गलत दिया हुआ है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी थी, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित नहीं करता है? तो इसमें लॉन्गिट्यूड का कोई रोल नहीं होता टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कई सारी जो हमारी मतलब रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, कहाँ से नहीं गुजरते, ये हमसे पूछा जाता है पेपर में। तो नॉर्वेन सागर से गुजरता है, ग्रीनलैंड सी से गुजरता है, भूमध्य सागर से भी गुजरता है आपका प्राइम मेरिडियन, फिर दक्षिणी सागर से भी, अटलांटिक सागर से भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा रिवीजन के लिए। 8 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट और 6 वाटर बॉडीज ऐसी हैं जिससे प्राइम मेरिडियन पास होती है। अब कंट्रीज के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से पास होती है, कहाँ कहाँ से नहीं, इसको आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बढ़ते हैं हम लोग आगे। वायुमंडल में ऊर्ध्वाकार यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो वर्टिकल हीटिंग कहलाती है कन्वेक्शन, ठीक है, संवहन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो फ्रांस में है आपके 12 टाइम जोन और रशिया में है आपके 11 टाइम जोन। तो कुल मिलाकर आपके हैं बोथ 1 और 2, ये दोनों सही है। भारत की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? आपका लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गया, नगरीकरण, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है परीक्षा में। एटलीस्ट जो दिन बचे हुए हैं इनसे से रिलेटेड डेटा जरूर पढ़ के जाइए। तो पुरुष साक्षरता इतनी थी सेंसस 2011 के हिसाब से, महिला इतनी थी, समग्र कुल मिलाकर इतनी थी। ये सही डेटा दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 2 और 3 करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2019 की अवधि के लिए भारत का पहला टाइम यूज सर्वे जारी किया है? कुल मिलाकर पुरुष, महिला, कुल मिलाकर समग्र रूप से कितना कितना समय देते हैं रोजगार पर गतिविधियों में, गैर रोजगार गतिविधियों में और देखभाल वाली गतिविधियों में। तो टाइम यूज सर्वे जारी किया है एनएसओ ने, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ ने, ठीक है। अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट में नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए कि पहले सीईओ नीति आयोग के कौन थे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को प्रेसिडेंट एसेंट किस डेट को मिला है? ये पूछा है। कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं कि एक्ट कब बना था। तो ये एक्ट बना था आपका 28 सितंबर 2020 को, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें क्या चेंजेस हुए थे ये आप देख लीजिएगा कि पहले जो कोड हुआ करते थे, मतलब 633 करीब प्रोविजन होते थे, 13 मेजर लॉज जो थी, अब उसको एक सिंगल कोड के अंतर्गत ले आए हैं जिसमें 143 प्रोविजन हैं। ये जो हमने हाईलाइट किया ये एक बार जरूर याद रखिएगा। कुल मिलाकर इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अब जो बढ़ा दी गई है मार्च 2023 तक, पहले ये कब से कब तक थी इसकी लास्ट डेट? इसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2020। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के कार्यान्वयन में टॉप स्टेट कौन सा है, ठीक है। क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या आंध्र प्रदेश है, क्या मध्य प्रदेश है, क्या वो हरियाणा है? आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। पीएम केयर फंड से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे पिछले साल। आप इस सवाल को देखिए कि पीएम केयर फंड को ऑडिट कौन कर सकता है? तो इसमें जो है इसको ऑडिट कर सकता है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो कि वहाँ के ट्रस्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट है तो ट्रस्टी ही इसका ऑडिट मतलब इसकी ऑडिट करवाएंगे। सीएजी के अंतर्गत नहीं आता, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि पीएम आशा योजना के घटक कौन कौन से हैं? तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है इसका पार्ट, ठीक। उसके बाद है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम भी इसका पार्ट है। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम भी पीएम आशा का भाग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये 3 कंपोनेंट हैं आपके पीएम आशा स्कीम के। और अगर पूछ ले पीएम आशा कब अनाउंस की गई थी तो वर्ष 2018 में। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह पहले से ही केंद्रीय राज्य सरकार के अंतर्गत सर्विस में नहीं होना चाहिए, सही है ये। उसके बाद लिखा है कि 10 वर्ष तक एक वकील के रूप में एक्सपीरियंस चाहिए, ये गलत है। एक्सपीरियंस जो चाहिए वो 7 वर्षों का चाहिए, 10 वर्षों का नहीं चाहिए, ठीक। यहाँ पर होना चाहिए 7 ईयर्स। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ, मतलब उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सीजेआई की ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन के साथ, सही है। उसके बाद है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। मंत्रिमंडल का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली, ठीक। अच्छा, एडहॉक जजेस जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट सीजेआई करते हैं, याद रखिएगा। एक्टिंग जज जो है ये कौन अपॉइंट करते हैं? उच्च न्यायालय में कार्यवाहिक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए।
अब यहाँ पर लिस्ट से मिलाना है, इनसे क्वेश्चन लाना लगभग अनिवार्य है क्योंकि पंचायती राज दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज में कमिटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977, हनुमंतराव कमेटी 1983 और सांघवी कमेटी 1986। एकदम सही क्रम है, इसको रट लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फिलहाल सही है। सेल्फ गवर्नमेंट में नगर निगम नगर पालिका संबंधित ये अनुच्छेद जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें इलेक्शंस के बारे में किस आर्टिकल में दिया है बताना है, तो इलेक्शंस के बारे में दिया है अनुच्छेद 243 ZA में। अब इसमें से उस विकल्प का चुनाव करना है जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन से वो कंपाउंड है जो क्रिस्टल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, आपको बताना है। तो क्रिस्टल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं डायमंड, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हल्दी, आलू, प्याज पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होते हैं, सही है ये। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका गाजर, मूली और अदरक पौधे के जड़ वाले भाग से प्राप्त होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे अदरक यहाँ पर है, अदरक प्राप्त होता है आपका तने से, अदरक जड़ का पार्ट नहीं है। बाकी कैरेट और रेडिश तो हैं जड़ का पार्ट, तो ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। इसमें हो जाएगा ओनली 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का खनिज अम्ल नहीं है, यानी कि आपका नॉट अ टाइप ऑफ मिनरल एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड जो है ये नेचुरल एसिड की कैटेगरी में आता है, ये एक आपका मिनरल एसिड नहीं होगा, ये एक प्राकृतिक अम्ल है। नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स जो है वो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त की जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, एनिमल्स से। ठीक है, इलेक्ट्रिक, सिट्रिक, टार्टरिक एसिड जो है नेचुरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अफीम में मौजूद एक आपकी मनोसक्रिय रसायन होती है। ठीक है, साइको एक्टिव केमिकल जो होता है वो मॉर्फिन होता है आपका अफीम में। अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है एकमात्र, ये है गाजीपुर में, गाजीपुर। अगला हमारा सवाल यहाँ पर हिंदी से सेक्शन शुरू हो रहा है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग, नागार्जुन की युगधारा सही है, और हिमतरंगिणी आपकी मैथिली शरण गुप्त सही है। रामधारी सिंह दिनकर की समर्पण नहीं है, ये भी जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। लिंग जो लिखा हुआ है हिंदी सेक्शन में, उससे क्वेश्चन है कि इसमें सही वाक्य को चुनना है। तो एक बकरी, दो गधे, एक गाय मैदान में चर रही हैं। जो आखिरी वाला जो लिंग होता है, अगर मल्टीपल लिंग होते हैं एक वाक्य में, तो जो आखिरी वाला होता है क्रिया उसके हिसाब से लगती है। जैसे गाय यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो गाय चर रही है यहाँ पर आएगा। अब गधा यहाँ पर पुल्लिंग है, इसके हिसाब से नहीं आएगा। जो आखिरी में होता है कर्ता, उसी के हिसाब से यहाँ पर क्रिया लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब इसमें बताना है कौन सा कैसे यहाँ पर सही गलत है। तो विरहिणी की वर्तनी जो है सही लिखी हुई है, अहल्या की भी सही लिखी हुई है। सदृश यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सदृश होता है। ठीक, और परलौकिक भी गलत लिखा हुआ है, पारलौकिक होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे, ये दोनों गलत हो गए। तो हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा बिंदु 1 के लिखे गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। शहद लगाकर चाटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपने मूवीज में देखा होगा, कोई लोग एक किरदार दूसरे किरदार से कहता है गुस्से में या झुंझलाकर कि क्या इसे शहद लगाकर चाटूं, यानी तुच्छ वस्तु को क्या इतना महत्व दूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तुच्छ वस्तु को महत्व देना मतलब होता है शहद लगाकर चाटना। टोपी उछालना यानी कि अपमानित करना, ठीक है, ये सही मिलाया हुआ है। जूता चाटना यानी कि चापलूसी करना किसी की। छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना। जीती मक्खी निकलने का मतलब होता है जानबूझकर हानिप्रद कार्य करना, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत कठिन काम करना। तो आंसर नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा हमारा। यहाँ से इंग्लिश सेक्शन शुरू हो रहा है। जरूरी नहीं कि आपने सारी किताबें पढ़ डाली हों, वोकैबलरी की इस दुनिया में मौजूद सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए हुए हों। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैंक जाते हैं और आपका खाता चल नहीं रहा होता है, तो बैंक वाला पूछता है कि आपका खाता डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। डॉर्मेंट का यहाँ पर मतलब बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है, मतलब इनएक्टिव पड़ा हुआ है क्या खाता, तो उसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सवाल है, इसमें तो रूल पता होना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी, ही अंडरस्टैंड्स मी, ठीक है। तो ये जो वर्ब है किस में चेंज होगी, थर्ड फॉर्म में चेंज होगी कि सेकंड फॉर्म में, अगर ये आपको पता है तो काम हो जाएगा हमारा। तो हर जगह आप देखेंगे कि कौन सा सही है। राम टोल्ड मी दैट ही अंडरस्टूड मी, ठीक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पैराग्राफ है, आप इसको रीड करिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, फिर इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिए, फिर 38, 39, 40 नंबर क्वेश्चन हम इस पैराग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला पूछा जा रहा है हाउ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज मैनेज्ड। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज यहाँ पर कैसे मैनेज हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल से और मेजर्स इन डेली डाइटरी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे इस लाइन में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा आपका आंसर आयुर्वेदिक एंटी डायबिटिक प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है।
अब यहाँ पर इम्पार्टिंग शब्द का मतलब बताना है जो पैसेज में यूज़ हुआ है। तो पैसेज में जहाँ पर लिखा हुआ है उसको एक बार जरूर देखना चाहिए। हेल्प इन इम्पार्टिंग गुड क्वालिटी लाइफ, तो इम्पार्टिंग का मतलब होता है ट्रांसमिट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमको इसमें देखना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इसमें कोरोना ये मुद्रा है चेक गणराज्य की, ठीक है। नक्फा ये इरिट्रिया की है और शकेल ये आपकी इजराइल की है। हालांकि वोन जो है ये किर्गिस्तान की मुद्रा नहीं है, तो ये गलत सुमेलित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। वोन कहाँ की मुद्रा है ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वोन कहाँ की मुद्रा है। और इसमें पूछा जा रहा है कि बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम कितने सदस्य लोकसभा से चाहिए, कितने राज्यसभा से चाहिए। टोटल मेंबरशिप का 1/10 होता है। आपको टोटल मेंबरशिप अगर पता है तो आप इसमें निकाल लेंगे। 1/10 यहाँ पर अगर आप राज्यसभा का निकाल लेंगे तो 25 आ जाएगा। 1/10 अगर लोकसभा का निकाल लेंगे तो 55 आ जाएगा। तो 55-25 कहाँ पर दिया हुआ है आप देख लीजिए। 55-25 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण पद हैं। विधानसभा के प्रधान सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं प्रदीप कुमार दुबे, सही। उसके बाद है कि विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह, इस साल इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। विपक्षी दल के नेता विधानसभा में कौन है, राम गोविंद चौधरी, ये सही मिला हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका डी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बताना कुल मिलाकर के। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जो अस्थाई सूची में स्थल शामिल किए गए थे, अब तो खैर अस्थाई आ चुकी है सूची, फिर भी अस्थाई वाला पूछा जा सकता है। तो वाराणसी का रिवर फ्रंट शामिल किया गया था, कांचीपुरम के मंदिर शामिल किए गए थे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और आपका नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लेमता घाट भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। करीब कितने 6 स्थल शामिल किए गए थे टेंटेटिव लिस्ट के लिए। टेंटेटिव लिस्ट में जो 6 स्थल शामिल किए गए थे उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होने हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं आपके बर्मिंघम में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम रिसर्च ये आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। शाक भाजी संस्थान जो है ये आपका वाराणसी में है, जबकि यहाँ पर प्रयागराज लिखा हुआ है। तो ये वाला जो है आपका गलत सुमेलित है। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना को रासायनिक विज्ञान में 2020 का नोबेल मिला था। इनकी किस खोज के लिए या फिर इनके किस काम के लिए, तो क्रिस्पर कैस जेनेटिक सीजर्स डेवलप करने के लिए, जो बहुत ही प्रिसीजन के साथ डीएनए की कटिंग कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो मध्य प्रदेश से जवारा, सेल, भदोनी और खड़ा नाच संबंधित है। कूदी डांडी नाच ये जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, इसमें संगठन और मुख्यालय से आपको मिलाना है। खाद्य और कृषि संगठन रोम में है, इटली में। उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। हालांकि ये एबिन में नहीं है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ये आपका क्वींसटाउन सिंगापुर में है, ठीक है, सिंगापुर के क्वींसटाउन में है। इसमें पैराग्राफ है, आप इसको पढ़िए वीडियो को पॉज करके, और इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा के धीमे विकास को पहचान कर अपना ध्यान महिलाओं के उच्च शिक्षा से हटाकर विद्यालयी शिक्षा पर केंद्रित किया था, तो ये आयोग था आपका दुर्गाबाई देशमुख समिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति जो है धीरे विकास को पहचान कर महिलाओं की उच्च शिक्षा से ध्यान हटाकर विद्यालयी शिक्षा पर केंद्रित किया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना ने किसका उल्लेख किया, तो इसने उल्लेख किया कि जिस मार्ग से महिला शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है वह अत्यावश्यक रूप से भिन्न होगा, और महिला शिक्षा के सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य पुरुषों की शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों से भिन्न नहीं होंगे। तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसमें बी एंड सी बोथ। उसके बाद इसमें बताना है कि मुदलियार कमीशन जो था वो किसके प्रति कम चिंतित प्रतीत हुआ, तो मुदलियार कमीशन जो है शिक्षा में लैंगिक विभिन्नता के प्रति कम चिंतित प्रतीत हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, इस अवस्था से आगे स्वदेशी शासन के दृढ़ आग्रह से महिला शिक्षा के प्रति समाज की डैश सोच में कमी आने लगी, तो इसमें द्वंद्वात्मक सोच है, इसमें कमी आने लगी, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि अगुआ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अगुआ शब्द का पर्यायवाची बाकी सारे हैं लेकिन अग्रणी नहीं है, अग्रणी होता है लेकिन उसको इस तरीके से लिखा जाता है, वर्तनी गलत लिखी हुई है यहाँ पर, ये सही है। अगला सवाल, क्या कारण है कि विवाह हेतु उच्चतर जातियों द्वारा निम्नतर जातियों की कन्याएं स्वीकारी जा सकती हैं, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या कारण है, तो यहाँ पर देखिए कारण लिखा हुआ है लिंग असंतुलन के कारण या फिर लैंगिक असंतुलन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। लेखक खुशवंत सिंह के बारे में बताना है, वो किस जाति से संबंधित हैं, ठीक, किस समुदाय से हैं, तो वो स्वयं सिख हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो सिख हैं, ऑप्शन नंबर डी। मजहबी जातियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत दिया हुआ है, तो आप देखेंगे बाकी सब तो सही दिया हुआ है कि पूर्वों में रहती थी, सरदार कहकर संबोधित नहीं किया जाता था, गुरुद्वारा में वो सभी एक साथ प्रार्थना करते थे और उनके स्पर्श को अपवित्र नहीं माना जाता था, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है अपवित्र माना जाता था, तो डी वाला जो है असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जातियाँ अंतर्विवाही हैं, तो शिल्पकार है, ब्राह्मण है, जाट है, तो तीनों अंतर्विवाही यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे
ये अंतर्विवाही हैं। सरदार किस प्रकार की उपाधि है आपको बताना है, तो सरदार है आपकी सम्मान सूचक उपाधि, यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन की विश्व पुस्तक मेला 2021 का केंद्रीय विषय क्या था। करंट अफेयर के सवाल यहाँ पर, विषय था नई शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दिल्ली मेट्रो में किस लाइन पर पहली चालक रहित या फिर ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड मेट्रो रेल स्टार्ट की गई थी। तो इसमें पूछ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक की गई थी, तो आप याद रखिएगा जनकपुरी से बोटेनिकल गार्डन के लिए चली थी दिल्ली मेट्रो से। किस लाइन पर चली थी, तो मैजेंटा से, ऑप्शन नंबर सी मैजेंटा। हमारा अगला सवाल, जनवरी 2021 में 43वें कोक बोरोक दिवस का आयोजन किया गया था। व्हाट इज कोक बोरोक, तो कोक बोरोक जो है यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है त्रिपुरा की, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो टायर पार्क लगाया जा रहा है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थित है आपका नई दिल्ली में। इंदौर वो शहर है जो पिछले लगातार 4 साल से स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर आ रहा है। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी नाम की जो किताब है किसने लिखी है, ये मीनाक्षी लेखी ने लिखी है कृष्ण कुमार के साथ मिलकर के। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है 7 मई को। बाकी और भी डेट्स दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। पहली बार हींग कल्टीवेशन जो है कहाँ पर शुरू हुआ है भारत में, तो हींग कल्टीवेशन शुरू हुआ है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो हींग के लिए प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है, हाथरस है, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2021 तक गवर्नर जो है कौन है, झारखंड की गवर्नर है इस समय द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी। नई कैबिनेट के हिसाब से आपको इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, सही। किरण रिजिजू जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आ गए हैं, ये पुराना पद इनका दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और अफेयर्स और स्पोर्ट्स में कौन आ गए, अनुराग ठाकुर आ गए हैं। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव है, और भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत होती है रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन की। सबसे पहला क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी से। आपको इसमें सवाल पूछा हुआ है कि Z नाम का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, वो कितना हमको पड़ा है। स्टेटमेंट 1, उसका सेलिंग प्राइस 10,000 है, जितने में बेचे थे वो 10,000 है। तो अगर सिर्फ इतने से आंसर निकालने जाएंगे तो कैसे चलेगा, सिर्फ इतना दिया है कि 10,000 में बेचे हैं, खरीदे कितने में है ये बताइए। तो जब तक कुछ और डेटा नहीं रहेगा नहीं बता सकते। दूसरा, 35% प्रॉफिट हुआ, बताइए कितने में खरीदे थे, तो कुछ एडिशनल भी तो बताना पड़ेगा ना कि बेचे कितने में है और ये सब। दूसरे से भी अकेले आंसर नहीं आएगा। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो पहले से हमारे पास ये जानकारी है कि 10,000 रुपये पे उसको बेचा, दूसरे से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि 35% लाभ मिला। तो 135% बराबर 10,000, 100% बराबर क्या, बस निकल आएगा कॉस्ट प्राइस। निकालना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि आंसर कैसे आएगा। तो 1 और 2 दोनों से। और अगर ऐसा है तो कौन सा विकल्प हम चुनें। तीसरे में दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट सेकंड दोनों को यूज़ करना पड़े आंसर निकालने के लिए तब आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है, सी। 42 में हमको सिलेक्ट करना है ऑड वन आउट, हिरण, भेड़िया, नेवला, चीता। तो अगर आप भेड़िया, नेवला या चीता की बात करें तो सभी मांसाहारी हैं, हिरण बस शाकाहारी है, तो ये यहाँ से ऑड वन आउट हो जाता है। बात करें अगर 43 नंबर की, तो इसमें हमारे सामने 2 स्टेटमेंट हैं, ए और बी। अगर बात करें ए की तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे तो उनकी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। ये बात हमको बोली हुई है स्टेटमेंट ए में। तो साफ पता चल रहा है कि पहले विरोध हो रहा था जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। फिर दूसरा है पुलिस अत्याचार के खिलाफ किसानों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया। तो पहले पास्ट में कभी पुलिस अत्याचार हुआ होगा ना, तभी तो निर्णय लिया। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को ऐसे आपस में रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले ए हुआ, सबसे पहले ये वाली घटना हुई कि लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, उसके बाद किसान लोगों ने डिसाइड किया कि पुलिस के खिलाफ हमको हड़ताल करनी है। तो पहले ए हुआ फिर बी, तो हम ये कह सकते हैं कि बी के होने का कारण ए है, तो ए कारण है और बी उसका रिजल्ट है, ए। इसके बाद अगर हम 44 नंबर देखें तो पॉल्यूशन का कोड ये है, तो प्रिवेंशन का कोड क्या होगा। तो P16, O15, L12, L12, U21, T20, I9, O15, N14 ये सब हमको दिया है और ये सब के सब इनरिस्पेक्टिव लेटर्स के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ही थे। तो प्रिवेंशन में होगा P16, R18, E5, V22, N14, T20, I9, O15 और N14। ए ऑप्शन यहाँ से मैच करता हुआ, ए बहुत क्लोज ऑप्शन है, देख समझ के आराम से इसमें मिलाना था। नेक्स्ट बात की जा रही है 45 नंबर की, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का एग्जांपल है। इसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति को ये कहा गया, प्रधानमंत्री को वो कहा गया, ये सब चीज़ें आगे इन लोग को भी कुछ कुछ कहा जा रहा है जो आगे हैं।
तो सबसे पहले ऐसे में देख लेना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो वो ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति पर टिक नहीं करना है, हमें टिक करना है उस पर कि भाई राष्ट्रपति को क्या कहा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, तो हमारे हिसाब से होगा प्रधानमंत्री ए। तो पहले चेक कर लेना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके बाद जो उसका करेक्ट आंसर है उसको बोला क्या जा रहा है, उसको हमें फाइनली सिलेक्ट करना होता है। बात करें 46 नंबर की, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। 11 रूट एक्स, 11 रूट एक्स स्क्वायर यानी 11x, रूट एक्स क्यूब का मतलब x रूट एक्स, और 11x कैंसिल हो गया। रूट एक्स अगर आप कॉमन लेते हैं, रूट एक्स कॉमन लेने पर अंदर बच जाता है 11 प्लस एक्स, डी ऑप्शन यहाँ से सही है। इसके बाद अगेन सिंप्लीफिकेशन से ये रूट 4 2 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा 4, 96 4 हो जाएगा 100, रूट ओवर 100 हो जाएगा 10 बी। इसके बाद 48 नंबर अगर हम देखें तो ऊपर 7 दूनी 14, अगर आप अलग अलग रैशनलाइज करने इसको जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नीचे सीधे सीधे a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट दिया है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 14/9 माइनस 2 यानी 7, आंसर आ गया 2 सी। ये जो रूट 2 की वैल्यू 1.4 दी है इसको करना था साइड। 49 नंबर अगर हम देखें 11 रूट n, रूट ओवर 225 होता है 15, क्यूब रूट अगर 343 का देखने जाएंगे तो होगा 7। 11 रूट n बराबर 15 7 22, रूट n बराबर 2 तो n बराबर 4, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हमसे पूछिए इसमें n की वैल्यू जो कि होगी 4 बी। 50 नंबर देखें तो रूट ओवर 289 होगा 17, क्यूब रूट ऑफ 1331 होगा 11, रूट ओवर 6561 होगा 81 और रूट ओवर 484 होगा 24। इनफैक्ट 22 होना चाहिए क्योंकि 24 का स्क्वायर तो 576 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 17 11 28, 81 और 22 103, 131 आना चाहिए। तो 131 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद शुरुआत करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन की, जिसमें सबसे पहला सेट क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के लिए इस प्रकार है। आपके सामने बार चार्ट है जिसमें एक्स एक्सिस पर अलग अलग देशों के बारे में बात हो रही है, ए बी सी डी अप टू एफ, और वाई एक्सिस में ऊपर देखें तो बिलियन डॉलर में कितने बिलियन डॉलर की जीडीपी निकल करके आ रही है सबकी, इस बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन सब की सब 6 कंट्री में से कौन सा देश ऐसा है जो जीडीपी में तीसरे नंबर पर सबसे ऊपर है। तो भाई सबसे ऊपर निकाल लेते हैं कौन है, देख लेते हैं। मतलब 110, बी है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ई है, ई के बाद कौन है सी, तो थर्ड नंबर पर कौन हुआ सी, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। इसके बाद अगर हम 82 नंबर देखें तो कितने अमाउंट से देश नंबर ए का जो जीडीपी है वो एफ से कितना कम है। तो इसका मतलब ए और एफ के जीडीपी के बीच में डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो ए का है 40 और एफ का है 60, दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है, सी। बात करते हैं 83 नंबर की। तो अगर हम ई कंट्री का जीडीपी देखें तो उसका रेशियो हमको बताना है ए सी और एफ कंट्री के हिसाब से। मतलब ई का जो जीडीपी है यानी 100, इसको ऊपर रख दिया, और ए सी और एफ का टोटल 40 80 120 और 60, 180 को हमने रख दिया नीचे, 5/9 यहाँ से हो गया सही, बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो 6 की 6 कंट्रीज आपको दिख रही हैं ए से लेकर एफ तक, इनका जीडीपी पिछले डिकेड के मुकाबले, यानी इस बार ये जो ग्राफ बना हुआ है ये 2020 के लिए है। तो 2010 यानी पिछले डिकेड में अगर आप देखें तो पिछले डिकेड के मुकाबले इस डिकेड में 50% की बढ़ोतरी हुई है हर एक कंट्री के जीडीपी में, ठीक। तो हमको ये बताना है कि 10 साल पहले यानी 2010 में इन सबों का टोटल जीडीपी कितना था। आप ये देख पा रहे हैं कि सब में 50-50% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी इन सबको जोड़ के 50% एक साथ बढ़ा दें तो भी वही बात है। अलग अलग 50% बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन सबको जोड़ लेते हैं, 11 4 15 8 23 10 33 3 36 42, 420 आ रहा है। ये कब आ रहा है, 50% से बढ़ने के बाद, यानी 150% बराबर 420। हम लोगों को ये बताना है 10 साल पहले कितना था। शुरू में कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सॉल्व करने के बाद निकलेगी 420 इंटू 100 बाई 150, 53 ज़ा 52 ज़ा 3, 42 को 14 बार में काटेगा, 140 दूनी 280, 280 US डॉलर का टोटल मिला के जीडीपी था 2010 में। 85 नंबर जो इस पर्टिकुलर सेट का आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इन सभी देशों में किसकी जीडीपी सबसे कम है, तो सीधे से दिख रहा है डी, क्योंकि इसकी 30 है, बाकी सबों की इससे ऊपर है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम दूसरे डीआई के सेट की तरफ आगे बढ़ें तो उसके लिए इस पाई चार्ट को ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक के सोल्यूशन के लिए। अब ये जो पाई चार्ट है इसमें अलग अलग एयरलाइन की बात हो रही है, ए से लेकर एफ तक। तो 6 डिफरेंट एयरलाइन है अपने पास,
और पर 1000 में जो टिकट बिकी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जा रही है। ABCDEF इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ए को हमको देखना है तो वहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो वो 7 टिकटें नहीं बिकी हैं, वो 1000 के मल्टीपल में बिकी हैं, यानी टोटल 7000। ऐसे ही आप बाकी सबके लिए भी चेक कर सकते हैं। हालांकि जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनके सोल्यूशन के लिए ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी नहीं। तो 86 नंबर की बात करें, कौन सी ऐसी एयरलाइन है जिन्होंने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टिकटें बेचीं, तो वो सबसे ज़्यादा टिकटें बेच रहे हैं बी। उसके बाद ई 8, ई का नंबर आता है, ए ऑप्शन। इसके बाद 87 नंबर हम बात करें तो दो एयरलाइन की बात करनी है, एक है ई तो दूसरा है ए। ई ने ए के कंपैरिजन में कितने % टिकट ज़्यादा बेचे, तो ई ने कितने बेचे 8, ए ने बेचे हैं 7। तो ई ने ए के कंपैरिजन में एक टिकट ज़्यादा बेचा। कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से। 1/7 का मतलब है 14.28% सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 88 नंबर की। तो रेशियो निकालना है जितनी टिकटें ए और डी ने बेची, तो ए ने 7 और डी ने 5, 12 टिकटें बेची। 1000 का मल्टीपल लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि रेशियो निकालना है, लगाते भी हैं तो ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाना है। और नीचे आपको रखना है ई ने जितनी भी एयरलाइन टिकटें बेची 8, 4 3 4 2 3/2 यहाँ से सही हो जाता है बी। बात करते हैं 89 नंबर की। हर एक एयरलाइन टिकट 9000 रुपये की है, भले ही वो कोई भी कंपनी बेचे। ठीक, तो हमको ये बताना है कि एयरलाइन नंबर बी ने एयरलाइन ए के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा रेवेन्यू कमाया, मतलब इन दोनों के रेवेन्यू का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों के टिकटों का डिफरेंस निकाल लेते हैं ए और बी के लिए। इनफैक्ट ए और ई की बात करनी है, बी और ई। तो बी है 13 और ई है 8, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का। हर एक टिकट 9000 की है तो 9 5 45, इसी के मल्टीपल में डिफरेंस आएगा। और मल्टीपल क्या है वो ज़रूरी भी नहीं है, वैसे 10 लाख का मल्टीपल है। 45 यहाँ से सही है डी। 90 नंबर अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी एयरलाइन है जिन्होंने सबसे कम टिकटें बेची हैं, तो सीधे से दिख रहा है ये एफ है, डी। डेटा इंटरप्रिटेशन के तीसरे सेट की ओर आगे बढ़ेंगे जिसमें हमारे सामने ये टेबल है। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक इसी को आधार मान करके सॉल्व करना है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें साल की बात हो रही है, सेशन मान सकते हैं 15-16, ऐसे करते करते 19-20 तक हमको बात करनी है। अगला है धान कितनी कितनी कौन कौन से साल में उगी है, फिर गेहूँ, फिर चना, उसके बाद टोटल। ये जो एरिया है ये लाख हेक्टेयर में, जैसे मान लीजिए पैडी देखना है 2015-16 में तो 53 नहीं है, 53 का लाख का मल्टीपल इंटू लाख, इस तरीके से। वैसे ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहला 91 नंबर क्वेश्चन कि कौन से ऐसे 2 साल हैं जहाँ पर टोटल एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये टोटल इस पर फोकस करना है। 15-16 में 7 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 17-18 में देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 8 का इंक्रीमेंट हुआ। 18-19 में देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 5 का इंक्रीमेंट हुआ। 19-20 में देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 2 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 2 ऐसे साल हैं आपका 16-17 और 17-18, एक ये बिकॉज 7 और 8 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो 16-17 17-18 कहाँ पे दिया है, डी में, ये ऑप्शन यहाँ से सही है। फिर है 92 नंबर कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया देखने को मिला है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा कुल मिला के बढ़ा है 15-16 से 19-20, क्या वो पैडी है। इधर इधर फोकस करना है। ये 10 का इंक्रीमेंट हुआ है, 53 पे 10। अगर आप गेहूं की बात करें तो 72 था 79 हो गया। ग्राम की बात करें तो 1 था 2 हो गया, डबल हो गया, जबकि इतना ज़्यादा बढ़ोतरी किसी में और देखने को मिली नहीं है, तो ग्राम यहाँ से सही है। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर के ऊपर, जिसमें हमें ऐसी फसल का पता लगाना है जिसके एरिया में 10% की वृद्धि हुई है, करीब करीब 10% की, 2015-16 से 2019-20। तो यहाँ से लेकर यहाँ 10% की वृद्धि देखनी है। तो 53 से 63 हो गया। अगर 53 का 10% लें तो 5.3 होता है, 53 5 58 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था अगर 10% की वृद्धि होती है तो, लेकिन यहाँ तो 63 है। इधर देखिए वीट में 72 से 79 हो गया, अगर 72 का 10% देखेंगे तो 7.2, 79 पॉइंट समथिंग होना चाहिए और उतना ही है, तो करीब करीब 10% की वृद्धि वीट में हुई है। ग्राम में देखें तो एक से डबल हुआ है, 100% का इंक्रीमेंट, 100 नहीं 10 देखना था। टोटल अगर आप देखें 187 का अगर 10 पॉइंट इनफैक्ट 10% ले लें तो 18.7, 205 के आसपास आना चाहिए, ये 209 है, बी यहाँ से सही है। इसके बाद अगर हम देखें तो पैडी, वीट और ग्राम का जो शेयर है वो टोटल के कंपैरिजन में कितना % है साल 2017-18 में। तो ये है साल 2017-18, ये है टोटल 202। इन तीनों को जोड़ लेना है, 7 5 12, 8 8 16, 136 2 138। तो अगर ऊपर 140 होता, नीचे 200 होता, तो टोटल एग्जैक्ट 70% आ रहा होता, लेकिन अभी उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो 70 से जरा सा कम % कौन सा है, 68.31। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर आप इंटू 100 करके सॉल्व भी करने जाते तो भी इतना ही आता। बात करें अगर पैडी की
तो कौन सा वो साल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है? तो ये है पैडी। क्या वो 2016-17 है? तो 3 की बढ़ोतरी हुई है 53 पे उस समय। क्या वो 17-18 है? तो 2 की बढ़ोतरी हुई है 56 पे, 56 से 58 हुआ है ना, 2 की बढ़ोतरी 56 पे। तो कहाँ 53 पे ही 3 का ग्रोथ हो रहा है, कहाँ 56 पे भी 2 हो रहा है, ये इग्नोर हो गया। 2016-17 अभी भी हमारा हो सकता है। अगर आप 18-19 देखें तो 58 से 61 हो गया, 3 की बढ़ोतरी 58 पे। ये बताइए 58 पे 3 की बढ़ोतरी अच्छी है कि 53 पे? तो 53 पे, ये भी गया। उसके बाद 19-20 में अगर आप देखें तो 2 की बढ़ोतरी हुई है 63 पे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा है, क्योंकि 3 की बढ़ोतरी अपने पास पहले से है, 2 की उससे तो कमी होगी। अभी भी 16-17 यहाँ से सही है, ए। डेटा इंटरप्रिटेशन के अगले सेट की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक सॉल्व करने हैं। टेबल आपके सामने है। पहली कॉलम में साल दिए हैं 2016 से लगा के पूरा 2020 तक। फिर ए सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और बीच में जो नंबर लिखे हैं उनका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्कूल में ए, बी, सी, डी सब्जेक्ट में कितनी कितनी लड़कियाँ वहाँ पर इनरोल्ड हैं, इस बात की इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। 96 नंबर की यदि हम बात करें तो परसेंटेज इंक्रीज़ हमको बताना है सब्जेक्ट सी में पढ़ने वाली लड़कियों का 2016 से 2020 तक। तो 20 की बढ़ोतरी हुई है 138 पे, बिकॉज 138 और 158 के बीच में 20 का डिफरेंस इंटू 100। तो यहाँ पर 150 होता अगर 16 पॉइंट समथिंग आना था, लेकिन कहाँ 150, कहाँ 138, ऐसे नहीं बात बनेगी। पूरा सॉल्व करना होगा, और सॉल्व जब करेंगे तो 14.49% यहाँ से सही हो जाएगा। बात करें 97 नंबर की, तो एनुअल ग्रोथ रेट बताना है सब्जेक्ट डी में 2016 से 2020 तक। तो ये डी सब्जेक्ट है, ये 2016, ये 2020। तो अगर ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 16 की ग्रोथ हो रही है 32 पे, 1/2 यानी 50%। और ऐसी ऐसी कितनी ग्रोथ हुई है? 1, 2, 3, 4 बार ग्रोथ हुई है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 12.5% यहाँ से सही हो जाएगा, ए। 98 नंबर अगर हम बात करें तो एवरेज नंबर ऑफ़ लड़कियाँ जो ए में हैं उनका रेशियो बताना है एवरेज जो बी में है। तो एवरेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं, टोटल ले सकते हैं, क्योंकि एवरेज में होता यह है कि टोटल डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से तो 5 वैसे भी कट जाएगा, तो अलग से कैलकुलेट क्यों करना। तो ए को पहले लेना है। 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 260 तो यही हो गया। 8 से 14, 4, 18, 8, 26, 2, 28, 260, 28, 288। ऐसे ही आप बी में देख लीजिए, 11, 11, 22, 15, 37, 10, 47, 3, 50, 50, 9, 59, 590 तो यही हो गया। 5, 3, 8, 5, 13, 1, 14, 8, 22 यानी 612, 144, 306, 72, 153, डी। बात करते हैं 99 नंबर की, तो सब्जेक्ट ए में 2016 से लगा के 2020 तक कितना परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है? तो यह है सब्जेक्ट ए, ये 38 से 82, 44 का इंक्रीज़ हुआ 38 पर, तो 100 पर कितना इंटू 100, 19, 22, 2200/19, 19, 115 पॉइंट समथिंग, सी। नेक्स्ट बात करते हैं 100 नंबर की, तो इसमें साल 2020 में सभी सब्जेक्ट में कितनी लड़कियां हैं जो इनरोल्ड हैं, टोटल बताना है। तो 15, 15, 30, 4, 34, 34, 8, 42, 420 तो इधर ही हो गया। 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19, 420 और 19, 439, बी। इसी के साथ इस पर्टिकुलर सेट का आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व होता हुआ।